नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम केमिकल काइनेटिक्स के लिए केवल आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था। शायद आपको याद होगा, मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स से आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था। आपको मैंने ये बताया था कि केमिकल रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे कितने टाइप का होता है। यह वीडियो स्पेशली जो आपके पास होगा, ये जो क्लास आपके लिए होगी वो स्पेशली यही होगी कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे समझेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे। कुल मिला के आप बस इतना समझिएगा कि इस क्लास में आप केवल तो केवल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही जानेंगे। आपको मैंने बताया भी था कि हम सभी लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स का हम आज जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं उसे हम सभी लोग कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। एक काम करिए, आप सभी लोग कॉपी पेन ले लीजिए, अच्छी तरीके से हेडिंग डालिएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसके लिए कुछ बातें स्पेशल हैं। आगे चल के हम बार बार रेट ऑफ रिएक्शन को पूरा नहीं लिखेंगे, वो केवल ROR या फिर हम सभी लोग R से ही रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भी आप समझिएगा कि वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा है। अब आपको मैं डिफाइन कर रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि याद होगा, इसके पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया भी था। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से एक बार लिखिएंगे मेरे साथ। रेट ऑफ रिएक्शन हेडिंग डालेंगे, इसमें आप लिखेंगे चेंजिंग ऑफ रिएक्शन with respect to time is called rate of reaction। अगर आपको याद हो तो इसमें मैंने एक छोटी सी बात बोला था कि जो रिएक्शन में चेंजिंग होता है वो केवल दो तरह से हो सकता है। या तो रिएक्शन में आप देखेंगे कंसंट्रेशन चेंज होगा, या फिर आप देखेंगे रिएक्शन में प्रेशर चेंज होगा। रिएक्शन में दो ही चीजें चेंज होती हैं, या तो कंसंट्रेशन या तो प्रेशर। और आपको याद भी होगा रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जनरली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन या प्रेशर की बात होगी वो रिएक्टेंट का भी चेंज होगा और किसका चेंज होगा, प्रोडक्ट का भी होगा। बात समझ में आई? अब आपको मैंने बताया था कि कब कंसंट्रेशन की टर्म आप यूज करेंगे, कब आप प्रेशर का टर्म यूज करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर वो रिएक्शन आपका एक्वस फेज में कराया जा रहा है, अगर कोई रिएक्शन आपका एक्वस फेज में कराया जा रहा है तो आप कंसंट्रेशन टर्म को यूज करिएगा। और अगर कोई रिएक्शन आपका गैसियस फेज में कराया जा रहा है तो आप सभी लोग वहां पर क्या करेंगे, प्रेशर टर्म को यूज करेंगे। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम पूरी की पूरी डेफिनेशन देखें तो हम क्या कह सकते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन या फिर चेंज ऑफ प्रेशर, वो भी किसका बताइए, रिएक्टेंट या किसका, प्रोडक्ट का। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जो भी होगा हम उसी को क्या नाम देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप यहाँ पर हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें और समझें कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखें तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आप बना सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है चेंजिंग ऑफ क्या क्या बताइए, कंसंट्रेशन या फिर क्या क्या, प्रेशर। किसका बताइए, रिएक्टेंट का होगा या फिर किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा।
किसके रेस्पेक्ट में आप सभी लोग बात कर रहे होंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला आया हुआ है, इसी को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप अच्छी तरीके से समझिएगा, और जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूं आप वैसे समझेंगे तो पूरी बातें आपको आ जाएगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल मेरे पास ये है, मानकर चलिए सपोज दैट हमारे पास एक कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो A है और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? B है। यानी अगर आप यहाँ पे लिखें तो A क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट है, और B हमारे पास यहाँ पर क्या है? B है प्रोडक्ट। बात को थोड़ा समझिएगा, B इज अ प्रोडक्ट। बात आई समझ में? अब हम सभी लोग इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे। हमने जब रेट की डेफिनेशन दिया तो किसके रेस्पेक्ट में दिया है? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इस रिएक्शन को भी आप टाइम के रेस्पेक्ट में ही एनालिसिस करेंगे। कैसे? आप ये देखेंगे जब टाइम इज इक्वल क्या था? 0। जब टाइम इज इक्वल क्या था? 0। तो 0 टाइम पे आप हमेशा याद रखना कोई रिएक्टेंट ही रहेगा, और हम कंसंट्रेशन के टर्म में चलेंगे तो A0 लिखिएगा, और अगर प्रेशर के टर्म में चलेंगे तो P0 लिखिएगा। बस A के जगह P रख दीजिएगा। तो एक काम करते हैं, हम कंसंट्रेशन के टर्म में सारी बात बताते हैं। जैसे टर्म होगा कंसंट्रेशन का वैसा ही आप प्रेशर का टर्म यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आसानी से आप कर लेंगे। तो इसका कंसंट्रेशन इनिशियल कितना हुआ? A0। जब कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट कराना होता है तो हम रिएक्टेंट को इकट्ठा करते हैं। तो इनिशियल टाइम 0 टाइम को ही इनिशियल टाइम बोला जाएगा। इस टाइम पे आप याद रखेंगे रिएक्शन नहीं होता, मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा? 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे कुछ टाइम बीतेगा, आफ्टर सम टाइम, मान के चलिए T टाइम के बाद यहाँ रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होना चालू हो जाएगा तो कुछ न कुछ आपको प्रोडक्ट मिलेगा। मान लीजिए आपको X कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो जब X मिलेगा तो बताइए कितना हो जाएगा? A0 माइनस क्या हो जाएगा? X हो जाएगा, जो इक्वल किसके होगा? AT के। AT हमारा क्या है? आप एक एक बात ध्यान देंगे। A0 क्या है? A0 है कंसंट्रेशन ऑफ क्या है बताइए? रिएक्टेंट का है। और उसी जगह अगर हम AT की बात करें, वो भी ध्यान दीजिएगा, एट 0 टाइम। टाइम बड़ा स्पेशल है क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में सारी कहानी है। अब आप देखिए AT हमारा क्या होगा? AT होगा कंसंट्रेशन ऑफ, ये भी क्या है? रिएक्टेंट है, पर इस बार टाइम क्या हो गया है? T टाइम। T टाइम पर रिएक्शन है, बात समझ में? जो भी कंसंट्रेशन है। और अगर X की बात करेंगे तो X हमारे पास क्या है? X इज अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और फिर इसके लिए क्या हो जाएगा? एट T टाइम। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप अच्छी तरीके से सीखते रहिएगा। तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि भाई एक बात बताइए, टाइम जब 0 था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपने क्या माना? A0 माना। आप बुक में देखेंगे तो C0 भी माना जाता है। आप घबराइए मत, आप एक टर्म से चलिएगा। जैसे मैं A0 से समझा रहा हूं तो आप पूरे चैप्टर में इनिशियल कंसंट्रेशन को A0 से शो करिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और आप न्यूमेरिकल होगा या ग्राफिकल होगा, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन होगा, बड़े आसानी से आप कर लेंगे। जैसे A0 मैंने माना, उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या था भाई? 0 था। और अगर हम आप देखें तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? X बना हुआ है, तो यहाँ कितना बचेगा? A0 माइनस X, जो इक्वल किसके होता है? AT के। अब थोड़ा आप सोचो, यहाँ आप देख रहे हैं टाइम चेंज हो रहा है, राइट? क्या टाइम के चेंजिंग होने से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ? बिल्कुल सही है। क्या प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन चेंज हुआ? बिल्कुल सही है। अगर हम इस तरह से देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या कहते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में
कंसंट्रेशन या प्रेशर चेंज हो किसका, रिएक्टेंट का या फिर किसका हो सकता है, प्रोडक्ट का, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब हम सभी लोग जब इतना समझ गए हैं और भी आगे और भी डीप में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को हम सभी लोग एक काम करते हैं, दो तरह से समझते हैं। पहला क्या, पहला आप सभी लोग लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करिए। जब कभी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आप बोलेंगे तो उसका नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चेंज होगा। आप ऐसा बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। कभी नाम में आप देखेंगे रिएक्टेंट वर्ड आएगा, कभी आप सभी लोग ये बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंजम्पशन। अब मैंने कंजम्पशन वर्ड क्यों यूज किया, कंज्यूम मतलब क्या होता है, खत्म होना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम हो रही है, कंज्यूम हो रही है। इसीलिए इस तरह के हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंजम्पशन। बात समझ में। इसी को एक नाम और दिया जाता है डिसअपीयरेंस। और आप डिसअपीयरेंस मतलब समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, गायब होना। तो बताइए टाइम के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं गायब हो रहा है ना। तो इस तरह से जब हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट को बताएंगे तो ये तीन नाम आप जरूर याद रखेंगे। एक नाम याद रहेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे आपने ये दिखाया है ना, रेट का ये जो फॉर्मूला लिखा है, तो क्या लिखेंगे, रेट वो भी किसका बताइए, रिएक्टेंट का। वो इक्वल किसके होगा, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का हम लेंगे। तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, ए है। चेंजिंग के लिए सिंबल क्या यूज होता है भाई, बोलो, डेल्टा। कंसंट्रेशन के लिए क्या होता है, बिग ब्रैकेट, इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टाइम। आई बात समझ में। अब यहाँ पे मैं एक कलाकारी करने चल रहा हूं और आप इसको ही थोड़ा समझिएगा, इस फंडे को थोड़ा समझिएगा। बस मैं इसके सामने एक साइन लगा रहा हूं और वो साइन आपका कौन सा है, नेगेटिव। अब जैसे मैंने यहां रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में पूरी बात किया है, बिल्कुल वैसे ही आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो दूसरी बात आप क्या कह देंगे, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या क्या नाम बनेंगे, फिर से देख लीजिए। पहला नाम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एजम्पशन, और क्या नाम बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अपीयरेंस। तो इस तरह से आपके कुछ नाम बनेंगे, ठीक है। अब इनके लिए फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, देखिए, आर जो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट का बताएगा, वो इक्वल होगा, प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, बी है, इज डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा टी। और यहां पर साइन आप क्या यूज करेंगे, प्लस। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में था। आप सबके मन में ऐसा आ रहा होगा, हमारे पास दो तरह का रेट मिल रहा है, एक निगेटिव रेट मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, पॉजिटिव रेट मिल रहा है। आपकी कंफ्यूजन आज एकदम से मैं दूर कर दे रहा हूं। मन में आप बैठा लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी रेट निगेटिव नहीं होती है। तो एक लाइन आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए कि रेट कैन नेवर बी निगेटिव, रेट कभी भी निगेटिव नहीं होगी। इस बात को आप थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे कि रेट जो है कभी भी निगेटिव नहीं होगा। रेट जो है कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो आप इसको एक जगह पे नोट कर लीजिए कि रेट हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो आप सभी लोग थोड़ा घबराइए मत। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने निगेटिव करा है, निगेटिव का भी सेंस है, निगेटिव
का मतलब भी है, आप उसको समझेंगे और कैसे समझना है वो पूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यहाँ पे बताइए, मैंने टाइम इज इक्वल 0 किया था और यहाँ टाइम इज इक्वल क्या किया था, t किया था, राइट। निगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये बात आप जरूर लिखेंगे कि रेट कैन नेवर नेगेटिव। अच्छा, इसका भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि भाई रेट नेगेटिव कभी क्यों नहीं होता है। जैसे बताइए, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं कहीं पे, आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो आपको ये कहेंगे मैं उसका रेट बढ़ा रहा हूं। क्या बढ़ा रहा हूं, रेट बढ़ा रहा हूं। आप ब्रेक लगा दीजिए, तो ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी स्लो होगी, और जब बाइक आपकी स्लो होगी तो रेट क्या होगा, कम होगा। शुरू में तो रेट बढ़ा था जब आप भगा रहे थे, और जब आप ब्रेक लगा दिए, रुक गई गाड़ी, तो रेट कम होते होते 0 हो गया। ऐसा कभी नहीं होता ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी पीछे चले। अगर बैक साइड चलने लगती है तो आप समझ लीजिएगा वहां रेट नेगेटिव होगा। पर हमारी डेली लाइफ में ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि गाड़ी बैक साइड चले। बैक साइड नहीं चलेगी। हाँ, ये आप बोल सकते हैं रेट 0 हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा ये देख रहे होंगे, यहाँ रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव साइन लगाया हूं। आप ये कतई मत समझिए भाई कि रेट नेगेटिव है, नहीं। मैं यहां भी प्रूफ कर दूंगा रेट नेगेटिव नहीं है, क्योंकि रेट नेगेटिव होता ही नहीं है। तो आपके मन में आ रहा होगा नेगेटिव साइन लगाए फिर क्यों है, तो इसका भी जवाब है, यहां पर जो नेगेटिव साइन होता है, आप बात समझेंगे, यहां पर जो नेगेटिव साइन होता है ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, जरा देखो। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो नेगेटिव साइन किस बात को रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में। और उसी जगह पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये भी लिख लीजिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आई बात समझ में। शायद इसी वजह से मैंने नाम दिया। एक में देखिए कंजम्पशन बोला, डिसअपीयरेंस बोला, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रहा था। एक में एजम्पशन बोला, अपीयरेंस बोला, क्योंकि वहां कंसंट्रेशन बढ़ रहा था। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो मैटर था वो एकदम क्लियर हुआ। अच्छा, मैंने एक लाइन बोला था जो कि रेट कभी निगेटिव नहीं होती, तो ये भी क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो निगेटिव साइन है ना, इसके लिए भी बता दूं रेट निगेटिव नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आर रिएक्टेंट क्या लिख सकते हैं, आर रिएक्टेंट इज इक्वल डेल्टा रिप्रेजेंटेड फॉर डिफरेंस साइन। अब आप बताइए डिफरेंस हमेशा क्या निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन कौन सा है, ए नॉट माइनस एक्स है, लिख दीजिए। इनिशियल कितना है, ए नॉट है, ये फाइनल हुआ और ये इनिशियल हुआ। बात समझ में। इज डिवाइडेड बाय टाइम में भी देख लीजिए, टी माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सामने कौन सा साइन है, डेल्टा, राइट। और क्या साइन है, निगेटिव। ए नॉट से देखो, ए नॉट कैंसिल हो गया, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो जरा बताइए निगेटिव साइन तो गायब हो गया ना, ये प्लस हो गया, तो क्या मिला, डेल्टा एक्स बाई क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्टेंट है, पॉजिटिव आया कि नहीं है, रेट पॉजिटिव आई कि नहीं आई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं रेट कभी निगेटिव नहीं होती है। हाँ, यहाँ निगेटिव साइन का एक अपना रोल है, इतना केवल कि भाई जो रेट हमारे पास रहेगी वो 0 हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। और निगेटिव साइन का रोल बस इतना है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात समझ में। चलिए ठीक है, आइए जितनी भी बातें हैं इनको थोड़ा मैं ग्राफ से भी समझ लो, क्योंकि ग्राफ भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो ग्राफ भी आप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ग्राफिकल अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। आपको पता है ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की जाती है।
आप यहाँ पर x एक्सिस पर क्या रखेंगे, टाइम, y एक्सिस पर क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन। अब यहाँ बात होती है दो, कंसंट्रेशन आपका रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, इसलिए मैं दो ग्राफ बता दे रहा हूं। पहले वाले में कंसंट्रेशन में किसका ले रहा हूं, रिएक्टेंट का, दूसरे वाले में कंसंट्रेशन किसका ले रहा हूं, प्रोडक्ट का। आप बताइए जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो होने का मतलब ये पोर्शन, टाइम जीरो होने का मतलब, तो जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट, और कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन घट गया है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब जीरो टाइम पे एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन था जो क्या था, ए नॉट है, और जैसे जैसे जीरो से टाइम बढ़ा हुआ है वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ये आपके पास किसका साइन होता है, डिक्रीजिंग का साइन होता है। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर थोड़ा सा आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जो भी रेट होगा उसका कोई भी ग्राफ होगा कभी स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसकी वजह है क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको मैं बताऊं तो जब कभी रिएक्शन, ऐसा एनालिसिस किया गया है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है ना तो स्टार्टिंग में उसकी रेट जो है ना बहुत ज्यादा होती है, फिर कुछ समय बाद रेट कम होती चली जाती है। यानी अगर हम सभी लोग एक वर्ड बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेट होता है ऑफ रिएक्शन का, दैट इज नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। अब बात समझिएगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है, ये क्या होता है, डिक्रीज करता है with respect to increasing of time। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेट जो होगी वो कम होती चली जाएगी। बात समझने की कोशिश करिएगा। ये लाइन जो मैंने बोला है ये किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। इस चैप्टर के लिए आप याद रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कभी कांस्टेंट नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में रेट ज्यादा रहेगी, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा रेट उतना कम होता चला जाएगा, स्पीड कम होती चली जाएगी। जैसे आप देखो एक साइकिल का पहिया है, आप एक बार खूब तेजी से घुमा दीजिए, स्टार्टिंग में उसके रोटेशंस क्या होते हैं, ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना वैसे वैसे रोटेशन की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात मेरी समझ रहे हो ना, वैसे ही आप समझिएगा कभी भी रेट जो है कांस्टेंट नहीं होगा रिएक्शन का, वो हमेशा डिक्रीज करेगा टाइम के इंक्रीजिंग पे। तो ये छोटी सी बात है, आप इसे देखेंगे। तो ये है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा, जरा सोचिए। मैं आपसे पूछूं जीरो टाइम पर प्रोडक्ट कितना है, जीरो है भैया, ये हुआ जीरो टाइम, प्रोडक्ट आपका कितना है, जीरो है। टाइम जैसे बढ़ा प्रोडक्ट भी क्या हो रहा, बढ़ रहा है। और हमने अभी ग्राफ के बारे में चर्चा किया था कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व मॉडल ग्राफ आपको बनाना है। ये आपका किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये पूरा पोर्शन समझ में आया होगा। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, इसी टाइम को हम सभी लोग मान लेते हैं टी, तो इस टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, राइट। चलिए ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जैसे आप बुक में देखते होंगे ना, थोड़ा सा एक और अच्छा ग्राफ आपके बुक में बना होगा, एनसीईआरटी के बुक में बहुत अच्छे से क्लियर है। वहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेशन लिखा गया है, टाइम लिखा गया है, और दो ग्राफ ऐसे बना दिए गए हैं। जब दो ग्राफ ऐसे बना दिए गए हैं तो ये जो ग्राफ होता है वो किसके रिस्पेक्ट में है, रिएक्टेंट के, और ये जो ग्राफ है वो किसके रिस्पेक्ट में है, प्रोडक्ट के। इन्हीं दोनों ग्राफ को जो आपने अलग अलग देखा है उन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में किया गया है। घबराइएगा मत, बहुत अच्छे से सारी बातों को मैं समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा पोर्शन आपको समझ में
आ गया होगा, राइट। अब मैं कुछ बातें आपसे और शेयर करता हूं। जैसे आपने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में काफी कुछ सीखा, काफी कुछ जाना। आपने ये जाना कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी कांस्टेंट नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिक्रीज करेगा टाइम के इंक्रीजिंग पर। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये जो मेरे द्वारा बोली गई कुछ बातें हैं, आप प्लीज इनको लिख लिया करिए। अगर आप इनको कॉपी में लिखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा और आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मैंने बताया नेगेटिव साइन जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑफ रिएक्टेंट होता है। पॉजिटिव साइन क्या होता है? इंक्रीजिंग का होता है। रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब मैं कुछ नई बातों को बता रहा हूं, देखिए। सेकंड आप हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, आप सभी लोग इस बात को समझेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं जब भी इनकी यूनिट को बताया करता हूं तो इनकी यूनिट को दो तरह से बताता हूं। जैसे अगर वो रिएक्शन आपका एक्वस फेज में हो रहा है तो अगर एक्वस फेज में हो रहा है तो आप बताइए रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा, चलिए, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंजिंग को। किसके लिए? कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन भाई? रिएक्टेंट या किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। इज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और सामने प्लस माइनस लगा देता हूं क्योंकि रिएक्टेंट रहेगा तो माइनस साइन, प्रोडक्ट रहेगा तो प्लस साइन। और आपको पता है यूनिट निकालते समय प्लस माइनस साइन को ध्यान में नहीं रखा जाता है, इसलिए आप साइन को आप ध्यान में मत रखिए, ठीक है। अब इस सिचुएशन बताइए, ये कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन के लिए जो यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है? मोल पर क्या होती है? लीटर। और रही बात टाइम के लिए, तो टाइम के लिए काम करता हूं, यूनिट में टाइम ही रखता हूं। क्यों? कभी कोई रिएक्शन आपका ऐसा होगा जो सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, मिनट में कभी कंप्लीट होगा, या कभी और में कंप्लीट होगा, या कभी डे में कंप्लीट होगा, या वीक में कंप्लीट होगा, या मंथ में कंप्लीट होगा, कभी भी कंप्लीट होगा। तो जैसा टाइम रहेगा, जैसा कंप्लीटिंग टाइम रहेगा, वैसा आप यूनिट चेंज कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मंथ में कंप्लीट हो रहा तो आप बोलेंगे मोल पर लीटर पर मंथ बोलेंगे। बात मेरी समझ में आई? ये तरीका सीखिए। और दूसरा आपके पास है कि अगर कोई रिएक्शन आपका गैसियस फेज में हो रहा है तो गैसियस फेज में कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होता है, बस क्या होता है, रेट के जगह आप देखते होंगे डेल्टा, यहीं पर प्रेशर लिख दिया जाएगा क्योंकि गैस का पूरा कॉन्सेप्ट प्रेशर से ही होता है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इज डिवाइडेड बाय टाइम। प्रेशर की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, क्या ली जाती है? एटीएम ली जाती है। और पर फिर से टाइम ले लेंगे आप, और टाइम आपका कुछ भी हो सकता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो मैं आशा करता हूं ये आपको यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। बात मेरी समझ में आ गई? चलिए ठीक है। ये बात मैंने अभी आपसे क्या किया, यूनिट के बारे में, बहुत बढ़िया है। कभी कभी क्या होता है जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, मैंने यूनिट तो बता दिया कि भाई कंसंट्रेशन के टर्म में क्या होगा, प्रेशर के टर्म में क्या होगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक रेट का कंसंट्रेशन के टर्म में देगा और आपसे प्रेशर के टर्म में पूछ लेगा, या प्रेशर के टर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, कंसंट्रेशन के टर्म में पूछ लिया जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग केवल एक काम करेंगे, ये चीज सीखें, थोड़ा सा कन्वर्जन आप सीख लीजिए, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लग जाएगा। प्रेशर को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने का तरीका और कंसंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट करने का तरीका, ये तरीका होता है, आप जानते हैं पीवी इज इक्वल क्या होता है, एनआरटी, ये दुनिया को पता है। अब अगर हम P इज इक्वल लिखें तो N बाई क्या लिख सकते हैं, V, और क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं। N बाई V हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन, जिसे हम CRT लिख सकते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए C गिवन है,
तो आप एक काम करिएगा, RT से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको P पता चल जाएगा। अगर उसी जगह पे हम इसी फॉर्मूले से देखें तो P बाई क्या लिख सकते हैं, RT। अगर P गिवन हमारा है तो आप RT से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा P को C में कैसे कन्वर्ट करेंगे और C को P में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ, यहाँ एक बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो R और T पे, तो आप इस चैप्टर में आप ध्यान देंगे T क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। जो पूरे चैप्टर में आप लिखेंगे केल्विन में, और केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका पता है, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिएगा, किस में आ जाता है, केल्विन में आ जाता है। आई बात समझ में। अब उसी जगह R हमारे पास क्या होता है, R होता है UGC, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इस पूरे चैप्टर में 821 99.9% चैप्टर आप केस में 0.0821 लीटर प्रेशर का क्या होगा, ATM पर मोल केल्विन, यही यूज करेंगे। आपको मैं बताऊं, जब आप ऐसा यूज करते हैं तो ये जो 0.0821 होता है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए आप एक काम करिए, 21 को हटाकर 0.08, जिसको और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/12, तो आप R के जगह 1/12 यूज कर लिया करिए। आपका न्यूमेरिकल इजी वे में और अच्छी तरीके से लग जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात मेरी समझ में। तो अभी तक मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया कि भाई रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सारी बातों को अभी तक आपसे मैंने क्या किया है, डिस्कस किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो ये जितनी भी बातें आपको मैंने अभी बताया है, आगे भी चल के आपको मैं बताऊंगा, उसे भी आप देखेंगे। एक मिनट, इन सारी चीज़ों की आप नोट्स जरूर बनाइए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको मेरे द्वारा बताई गई हर एक बात एकदम से याद रहेगी। और आपको मैं इतना बता दे रहा हूं कि एक एक बात आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आप हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमें याद करना चाहिए। इसीलिए आप सबसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। जब आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अधूरी जानकारी बिल्कुल मत लीजिएगा, इस बात को आप याद रखेंगे, दूर रहिए इस सब चीज़ों से। ये आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्पेशल टर्म्स, कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में मैं बताने वाला हूं। आप उन्हें अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। जैसे अभी तक हमने क्या देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया, बहुत कुछ बताया इसमें। अब मैं आप सभी लोगों को इसके आगे ये जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब हम इसकी स्टडी को और ज़्यादा डीप में करते हैं। जब आप इसकी स्टडी करते हैं तो इसकी स्टडी दो तरह से की जाती है। पहला आपके पास होता है फॉर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, जैसे आपसे मैं पूछूं कि आप रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, जैसे मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्टेंट ए, तो आप सभी लोग तुरंत क्या करेंगे, आर रिएक्टेंट है तो आप सभी लोग एक काम करेंगे, डेल्टा ए बाई क्या कर देंगे, डेल्टा टी। रिएक्टेंट है तो साइन क्या लगा देंगे, माइनस। अगर उसी जगह क्वेश्चन ये कहता कैलकुलेट रेट ऑफ प्रोडक्ट बी, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, आर प्रोडक्ट इज इक्वल प्लस में डेल्टा बी बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो अभी तक कोई नई बात नहीं है। नई बात है, वो छुपी हुई है, उसे समझिए। जब कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट का कहेगा चाहे प्रोडक्ट का कहेगा, अगर वो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की कहता है तो उस सिचुएशन में आप इस बात को याद रखेंगे, नो नीड ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इस सिचुएशन में हमें किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात मैं समझाना चाह रहा था। आप बुक में देखेंगे तो इसके जगह पे ऐसा भी लिखा जाएगा dA/dt और यहां लिखा जाएगा प्लस में dB/dt। तो आप घबराइएगा मत। डेल्टा जो आपके पास होता है और जो D होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा जो होता है ये बिग चेंजिंग को बताता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, और D जो होता है वो स्मॉल चेंजिंग को बताता है। तो आप घबराइए मत, ऐसा भी बुक में दिया जाए तो आप घबराइएगा मत क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी किया किस पर? किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे। पर सेकंड आपके पास होगा, यही न्यूमेरिकल में बहुत बार आया हुआ है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप सभी लोग पर्टिकुलर मॉलिक्यूल नहीं किसी रिलेटिव मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगा? रिलेटिव मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। अब रिलेटिव मॉलिक्यूल मतलब जैसे कोई रिएक्शन में दे देता हूं, मान लीजिए मैंने रिएक्शन दे दिया 2A = 3B, तो मैं आपसे अगर पूछूं A का रेट बताइए B के रेस्पेक्ट में या B का रेट बताइए A के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करना है मैं जैसे जैसे स्टेप बताऊंगा आप पहले वैसे सीखिए, फिर आपको लास्ट में एक ट्रिक बता दूंगा, आप देख के बता सकते हैं, कोई घबराहट नहीं होगी। अभी तक आपने क्या सीखा था भाई? टाइम जब 0 होता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 और ये 0, ये जो लाइन है पूरे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आपको लिखनी है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या चेंजिंग करना है? देखो, टाइम T के बाद B का 3 मोल बन रहा है, तो यहां पर अगर हम x लिख रहे थे तो क्या लिखेंगे? 3x लिखेंगे। बात समझ में? और यहां पर जो है A0 माइनस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों है, मैं इसको और भी ज्यादा डीप में बता देता हूं। अगर मैं 2A को लिखना चाहूं तो क्या भाई A लिख सकता हूं? B को लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सेकंड वाली लाइन देखिएगा, पहली लाइन हमेशा एक जैसा रहेगी। सेकंड वाली लाइन में देखो T = जब T रहता है कुछ टाइम के बाद, तो यहां देखिए A0 माइनस इस A के लिए x और इस A के लिए x, तो टोटल कितना x हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और यहाँ कितना बनेगा? x प्लस क्या हो जाएगा? x मतलब 3x बनेगा। अब आई बात समझ में? इसी तरह से आप सभी लोग लिखेंगे और ये अब जाके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा क्या चीज? A0 माइनस 2x है भाई, दैट इज इक्वल टू 80। आपको समझ में आया कैसे लिखना है? जब आप इस तरह से लिख लेंगे तो अब आप आइए किस बात पे? रेट किसका? रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आप रेट देखेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब आप रेट देखेंगे तो उसके लिए लिखेंगे dA/ क्या लिखेंगे? dt। ऐसा लिखेंगे क्योंकि रेट रिएक्टेंट कौन है? A है ना, और जब A है तो इसका रेट यही लिखा जाएगा माइनस dA/dt। चलिए ठीक है, इन्हीं में आप थोड़ा सॉल्व करिए। माइनस d/dt लिखिए। A का मतलब क्या हुआ? क्या कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है? A0 माइनस 2x फाइनल है, इनिशियल कितना है? A0 है, A0 से A0 कैंसल हो गया, माइनस 2x है, माइनस आगे साइन आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आएगा, dx/ क्या हो जाएगा? dt, दैट इज इक्वल टू माइनस dA/ क्या हो जाएगा? dt। ये आपका किसका है? रिएक्टेंट का रेट है। थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहां से अगर लिखना चाहूं तो dx/dt निकाल सकता हूं, 2 को इधर कर दीजिए, -1/2 dA/ क्या हो जाएगा? dt।
एक रिलेशन मिला कि नहीं मिला जब आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देख रहे थे। जैसा आपने रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में करा है, एक काम करिए वैसे ही आप प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कर डालिए। जब आप प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। जब आप प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वहां पर पहले बताइए प्रोडक्ट हमारा क्या है, बी है, तो उसका रेट क्या बनेगा, प्लस डीबी बाई क्या बनेगा, dt। ये स्वाभाविक सी बात है। प्लस d बाई dt आप लिखना पसंद करिए। b के जगह देखो 3x माइनस 0, 3x माइनस 0, 3 सामने आ जाएगा तो dx बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये प्लस db बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, जो बराबर किसके है, रेट किसका है, प्रोडक्ट का है। मैं एक काम करता हूं, यहां से फिर से dx बाई dt निकालता हूं। ये 3 इधर आएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और db बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये मैंने निकाला dx बाई dt प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, ये मैंने निकाला रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। अब देखो dx बाई dt ये भी है और dx बाई dt ये भी है, और अगर सही तरीके से देखा जाए तो जो dx बाई dt होता है इसी को हम सभी लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को हम क्या नाम देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों, पूरी रिएक्शन में देखो x में ही चेंजिंग हो रही है। यहाँ x के 3 मोल बन रहे हैं तो यहाँ x के 2 मोल कम हो रहे हैं। टाइम के रेस्पेक्ट में x मोल में ही चेंजिंग आ रही है, इसीलिए टाइम के रेस्पेक्ट में x में चेंजिंग आना रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ये बात आप नोट करेंगे। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करना है, -1 बाई 2 da बाई dt, ये इक्वल होगा प्लस 1 बाई 3 db बाई dt। ये एक बड़ा सा इक्वेशन मिल जाएगा। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। जैसे मैं अगर रिएक्टेंट का रेट, मतलब ये चीज अगर आपको मैं दे देता हूं, मतलब मान लीजिए dA बाई dt मैंने आपको दे दिया, तो यहां अगर कोई भी वैल्यू रखोगे तो आप dB बाई dt तो बता सकते हैं ना। मतलब अगर एक का रेट में दे दिया भाई ये इतनी रेट से कम हो रहा है, तो मैं अगले का बता सकता हूं कि ये इतनी रेट से बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आप सीखेंगे। तो कैसे मैंने यहां किया, समझ आया। अच्छा, अगर आप देखो इस वाले इक्वेशन में मैंने बोला ना फॉर रिलेटिव मॉलिक्यूल्स के लिए आपको समझना है। मैं एक और एग्जांपल देके समझाऊंगा, एक दो आपको होमवर्क भी दूंगा, आप अच्छे से करिए। देखिए क्या हुआ कि अगर आप देखो यहाँ पे 2 हुआ और 3, ये है किसके मोल है बताइए, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल है। मोल की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब जब कभी भी आप रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिलेटिव मॉलिक्यूल की निकालेंगे किसी रिएक्शन में, तो आप याद रखेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। बिना बैलेंस केमिकल रिएक्शन के आप कभी नहीं कर पाएंगे, ये बात जान लीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आप कह सकते हैं रिएक्शन में की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी जगह रिलेटिव मॉलिक्यूल से रिएक्शन जो देगा बैलेंस नहीं होगा तो कर लीजिएगा भाई। और अगर ABCD के फॉर्म में रहेगा तो खुद ही बैलेंस दिया रहेगा, चिंता मत करिएगा। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं और आप अच्छी तरीके से देखिएगा। हाँ, बहुत से लोगों के मन में आता है, टीचर्स अक्सर क्या करते हैं वो यही बता देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन dx बाई dt। ए का लिखिएगा तो रिएक्टेंट है, सामने साइन माइनस है, तो जो मोल है उसी का इनवर्स कर दीजिएगा 1/2। ठीक है, यहां देखो dB बाई dt ये प्रोडक्ट है, प्लस जो मोल है उसी का इनवर्स 1/3, और सभी को एक दूसरे क्या कर दीजिए इक्वल, ऐसा बता देते हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं एक और रिएक्शन लेता हूं और आपको पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार ये होता कैसे है। मेरे साथ एक बार फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अब कि मैं थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन लूंगा ताकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से सारी बातों को समझ में आए, एक ही बार में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके एक्सरसाइज में जाइए, देखिए वहां इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड है, इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आपके पास रिएक्शन दे दिया गया 2A + 3B एरो मार्क 4C + 5D। मुझे आपसे कह रहा है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो कैसे बताएंगे? फिर से वही कहानी, टाइम इज इक्वल 0 करना भाई, इनका कंसंट्रेशन A0 इनका B0 मान लीजिएगा, और यहां पर प्रोडक्ट 0 ये प्रोडक्ट 0, ये कहानी आपको लिखना है। टाइम T के बाद क्या होगा? कुछ टाइम के बाद यहां देखो C का 4 मोल 4x हुआ, और यहां पर क्या हो जाएगा? D के लिए आप देखिए 5x, चेंजिंग x में ही दिखानी है। कैसे होगा समझ आया? तो यहां कितना बचेगा? A0 - 2x, और यहां कितना बचेगा? B0 - 3x। ये ऐसा लिख लेंगे आप, समझ आया? अब आप चले एक काम करिए, अब यहां पर अगर हम ये कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का, ए हमारा क्या है बोलो? ए क्या है हमारा? RA लिख देता हूं। ए आपका क्या है? रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट है तो साइन क्या लगेगा? माइनस, जो बराबर होगा DA / किसके? DT के। थोड़ा सॉल्व करो, माइनस D/dt। ए में क्या चेंजिंग आ रहा है? फाइनल है A0 - 2x, A0 - 2x माइनस इनिशियल A0, ये कैंसल हो गया। -2x सामने आएगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो -DA/dt जो रेट A का है वो इक्वल आ जाएगा, ये माइनस से माइनस +2 dx/dt, और यहां से फिर से dx/dt एक काम करिए निकाल लीजिए, जो इक्वल हो जाएगा माइनस में 1/2 dA/ क्या हो जाएगा? dt। अब काफी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और भी अच्छे से करिए। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B का करिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो B अगेन क्या है? रिएक्टेंट है। तो जब B रिएक्टेंट है तो उसके लिए आप RB लिखेंगे, तो -dB/ क्या करेंगे? dt करेंगे। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, dt B के जगह देखो B में क्या चेंजिंग है? B0 - 3x लिख दीजिए भैया, -B0, ठीक है। B0 से B0 कैंसल, -3x आएगा सामने, प्लस हो जाएगा, 3dx/ क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, -dB/dt के, जो इक्वल किसके था? RB के। तो जरा एक बात बताइए, यहां से dx/dt निकालो तो क्या -1/3 dB/dt मिल जाएगा? आई बात समझ में? जैसा मैं ये कर रहा हूं वैसा आप C के लिए निकाल सकते थे। C के लिए जब निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा? dx/dt इज इक्वल, यहां 4 है, अब आप थोड़ा गेस लगाइए भाई, 2 था तो 1/2 हो गया, 3 था तो 1/3 हो गया, तो वैसे यहां 4 है तो 1/4 हो जाएगा। सामने साइन क्या लगेगा? प्लस। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है। dc/ क्या हो जाएगा? dt। ऐसा आप निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये किसके लिए है? फॉर C के लिए है। ऐसे ही हम फॉर D के लिए निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्या? dx/dt इज इक्वल प्लस में 1/5 है, और dd/ क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। जरा एक बात बताइए, कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा तो आप उसका dx/dt निकाल लेंगे। जब आप dx/dt निकाल लेंगे तो आप एक काम करिए ना, dx/dt क्या है? उस पूरे रिएक्शन का रेट है, तो आप बराबर करके लिख दीजिए। इक्वल करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इक्वल करके लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है dx/ क्या? dt, वो इक्वल क्या आया? पहले वाले में देखो, -½ dA/dt दैट इज इक्वल टू -1/3 dB/dt दैट इज इक्वल +1/4 dC/dt दैट इज इक्वल +1/5 dd/dt। तो ये आप देखिए, आपके यहाँ स्कूल में कहीं पर भी देखेंगे तो ये डायरेक्ट बताया जाता है कि भैया आप ऐसा करिएगा, प्रोडक्ट रहेगा तो उसके रेट में सामने प्लस लगाना, और जो आगे मोल दिखाई देगा उसका इनवर्स कर देना। प्रोडक्ट जितने भी रहे एक दूसरे के इक्वल करना, रिएक्टेंट को एक दूसरे के इक्वल करना। क्या स्टेप बताया जाता है मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल लेके, ये तो आपको समझ में आया ही। आपको ये कहा जाएगा, जैसे आप देखिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, ले ही लेता हूं, N2 3H2
एरो मार्क 2NH3। आपसे कहा जाएगा एक काम करिए, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखिए। अभी तक तो मैंने डेरिवेट करा के आपको बता रहा था, वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन बनाना हुआ तो आप ऐसा बनाइए, टाइम 0 है, ये लिखिएगा A0, ये लिखिएगा B0 और यहाँ लिखिएगा क्या चीज 0। टाइम t पर क्या हो जाएगा, ये 2x, ये B0 माइनस 3x और ये A0 माइनस क्या हो जाएगा x। ऐसा कर लेंगे, फिर से आप पूरी बात वही करेंगे। तो सबका जब dx बाई dt निकालेंगे ना तो ऐसा आएगा। और टीचर से कैसे बताएंगे, ध्यान देना। आप रिएक्टेंट का लिख रहे हैं तो आप सामने माइनस लगा दीजिएगा, dN2 बाई d2। समझ आया? यहां देखो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल कितना है, जो भी रहे उसका इनवर्स कर दीजिए तो 1/1 1 ही रहेगा। उनको इक्वल करिएगा अगले ही रिएक्टेंट से, जितना भी रहे सब एक दूसरे, रिएक्टेंट जितने रहेंगे प्रोडक्ट सब एक दूसरे के इक्वल रहेगा। माइनस साइन, यहाँ 3 है तो 1/3 dH2 और बाई क्या हो जाएगा dt, प्लस में 1/2 dNH3 बाई क्या हो जाएगा dt। इसी तरह आप कोई भी रिएक्शन लीजिए, आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको बताने का फायदा क्या हुआ, मान लीजिए आपसे नाइट्रोजन का डिसअपीयर का रेट दे दिया गया, तो हाइड्रोजन का डिसअपीयर का रेट आप बता सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का मान लीजिए 2 दिया गया, तो यहाँ 2 रखना पूरे जगह पे, -2 इज इक्वल -1/3, इतना इतना इधर आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा, dH2/dt आ जाएगा। मतलब एक का रेट मुझे दे दे, एक का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दे दे, चाहे रिएक्टेंट में किसी एक का रेट दे दे या प्रोडक्ट में किसी एक का रेट दे दे, हम सब का बता सकते हैं कि भैया ये इतनी रेट से प्रोड्यूस हो रहा है और ये इतनी रेट से क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। जैसे क्वेश्चन में कह देता कि ये जो है ए रेट से कंज्यूम हो रहा है, कितने रेट से कंज्यूम हो रहा है, ए रेट से, तो आप कैसे करते, आपसे पूछता हाइड्रोजन बताइए फिर कितने रेट से कंज्यूम होगा, अमोनिया कितने रेट से प्रोड्यूस होगा, तो कैसे करना है, ऐसा करते, इसके जगह ए लिखते -1/3 dH2/dt। अब dH2/dt क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, जहां तक जरूरत हो बराबर का वही लीजिएगा, आगे का मत लीजिएगा। तो ये 3 क्या हो जाएगा a, यही आंसर हो जाएगा। अब इनके रेस्पेक्ट में बात करते थे, ये a था माइनस प्लस 1/2 dNH3/dt, तो dNH3/dt इज इक्वल क्या हो जाएगा 2/a माइनस में। तो आप सभी लोगों से मैं यही कह रहा हूं, रिएक्टेंट में किसी एक का रेट दे दे तो आप बचे हुए सभी का रेट निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट में किसी एक का दे दे तो आप बचे हुए सभी का निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने निकालना सिखाया कि हम कैसे निकालेंगे। आइए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब डायरेक्ट आप करना सीखिएगा, वैसा भी कर सकते जैसे आपको मैंने बताया है, नहीं तो आप डायरेक्ट आप करना सीखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया था। जैसे आप कोई भी रिएक्शन बना लीजिए, मैं कह रहा हूं A B B C C D D, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्ट लिखिए आप dx/dt। A क्या है रिएक्टेंट, -1/a dA/dt, -1/b स्मॉल रहेगा कैपिटल dV/dt, प्लस में 1/c dC/dt, प्लस में 1/d dd क्या dt। ऐसा आप बना लेंगे, ये तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। आई बात समझ में? तो आज मैंने आपको यही सिखाया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है और किन किन बातों पे वो डिपेंड करता है मैं उसको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।